वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे इलास्ट्रेशन 66। अभी तक हमने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस किए उसके अंदर न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर आ रहा था। देखो अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा हो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कंट्रीब्यूट पे, ठीक है, दैट मीन्स ही इज ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश। अब देखना आज वाले क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं होगा कि वो लेकर आया या नहीं आया। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता दैट मीन्स न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कि वो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर नहीं आ रहा। तो नहीं आता तो आपको पता है कौन से अकाउंट से कटता है, उसके करंट कैपिटल से नहीं। मैंने आपको ये गुडविल की ट्रीटमेंट के टाइम आपको बताया हुआ है क्यों करंट से, क्योंकि आते ही किसी न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं कट सकते, तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसे कटते हैं। ठीक है, तो देखना आज सिर्फ गुडविल की एंट्री में चेंज आएगा। जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे एज इट इज हमने लॉन्ग क्वेश्चन करना है। ठीक है, देखना कैसे। देखना इलस्ट्रेशन 66 है। एक एक चीज को ध्यान से समझना क्या चीज है। A and B are partner in a firm. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows: cash, debtors, stock, fixed assets, profit and loss का बैलेंस। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस तो असेट है नहीं, तो ये क्यों नज़र आता है और ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, क्योंकि यहाँ पड़ा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, ये टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको यहाँ भी नज़र आ सकता है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, कैपिटल के बैलेंस। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले नीचे देख लेना कि आज की डेट तक वर्कर का कोई क्लेम तो नहीं है। नेक्स्ट आगे देखना, C was taken into the partnership as from 1st April 2018. C brought 40 as his capital. C capital के 40 ला रहा है, but he is unable to bring any amount for goodwill. goodwill लेकर नहीं आया, तो goodwill तो देनी पड़ेगी, करंट से काटेंगे, कैश नहीं लाता तो। New profit sharing ratio is 3:2:1. Following terms were agreed upon. क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3। वर्कर का क्लेम कितने का है? 3, तो उसको बांटने से पहले ध्यान रखना। टू राइट ऑफ बेड डेट्स अमाउंटेड टू ₹6,000। कितने के बेड डेट्स हो गए हैं? 6। इसको मैं अभी बोर्ड पे समझाती हूँ क्या है। क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। क्रेडिटर की 2,000 ज़्यादा पेमेंट करनी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। अनफोर्सीन मतलब जो अभी तक ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं थे उसके देने पड़े हैं आपको, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन दैट मीन्स डिक्रीज बाय नहीं कह रहा, डिक्रीज टू दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम होकर इतने रह गए हैं। ठीक है, तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड, गुडविल का वैल्यूशन करना है 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। प्रॉफिट ऑफ 3 years 8, 10, 18 पास जर्नल एंट्री, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखना जर्नल एंट्री भी करनी है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को नहीं कहा तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर जर्नल एंट्रीज नहीं कहता तो कैपिटल अकाउंट को पूरा करने के लिए मुझे रिवैल्यूएशन चाहिए होता है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। लेकिन अब जर्नल एंट्री कही है तो मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जर्नल एंट्री से भी मिल सकता है, तो मैं उसको छोड़ सकती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, तो जो जो पूछा गया है वो हम कंप्लीट करते हैं। तो देखना जी बच्चा, लाइन से जैसी जैसे चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे जैसे मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन का स्टेप बताया है वैसे वैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। देखना ध्यान से, आपको क्वेश्चन में कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, तो हम उतना काम ही करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? ABC 3।
जो स्टेप बताया था उसी स्टेप से हम सम करेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट क्या बनानी है हमें, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। ये बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट होती है, एडमिशन की डेट पे बनती है 1 अप्रैल 2018। आपको पता है हम सबसे पहले सम स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन उसकी एंट्री तो पास करनी है। रिवैल्यूएशन करने से पहले एक जरा सी मेरी बात को समझना है आपने। बच्चे आपको पता है जो ये ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होती है, इसके अंदर जो डेटर्स गिवन होते हैं, जितने भी गिवन है, इसके अंदर प्रोविजन यहां से भी लेस हो सकता है। ये बैलेंस शीट का डेबिट साइड है, डेबिट में से लेस ना करके, डेबिट में से लेस ना करके हम क्रेडिट में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रोविजन हम डेबिट में लिख नहीं रहे होते, डेबिट साइड में लेस कर रहे होते हैं। डेबिट में से कम करना क्रेडिट होता है, तो आप इसको यहां भी दिखा सकते हो। लेकिन आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? एक्चुअली में रिजर्व और प्रोविजन में क्या फर्क होता है? रिजर्व अननोन लॉसेस के लिए बनते हैं। अननोन दैट मीन्स जिन लॉसेस के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि ये लॉस होगा या नहीं होगा। हम ऐसे ही प्रॉफिट से कुछ पैसे रिजर्व में डाल के रख देते हैं कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो यहाँ से कवर किया जाएगा एक रिजर्व से, ठीक है। रिजर्व और प्रोविजन एक लॉसेस की अरेंजमेंट होती है। प्रॉफिट से ऐसे ही पैसे निकाल के रख लेना लॉस को कवर करने के लिए। लेकिन कुछ लॉसेस हमारे नॉन होते हैं, मुझे पता है ये होंगे, लेकिन उनकी अमाउंट नहीं पता होता है, तो हम प्रॉफिट से उनके लिए भी पैसे निकाल के रखते हैं उन लॉसेस के लिए, लेकिन उनके लिए रिजर्व वर्ड यूज नहीं करते, प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। प्रोविजन भी एक अरेंजमेंट होती है लॉस को कवर करने के लिए, लेकिन नॉन लॉसेस, उन लॉसेस के लिए जो मुझे पता है लेकिन उनकी अमाउंट नहीं पता होती, तो हम प्रॉफिट से कुछ पैसे जो निकाल के रखते हैं वो प्रोविजन के नाम से निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको मैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि ये हमें कंफर्म होता है कि इन डेटर के बैड होने के क्या है चांसेस, सिर्फ अमाउंट नहीं पता होती, तो इसलिए हम रिजर्व वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ये जिन डेटर के बैड होने के क्या है चांसेस, उनके लिए ही बनता है। तो प्रोविजन लॉस को कवर करने के लिए बनता है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर हमारे कोई डेटर बैड होते हैं, ठीक है, वो मेरे लिए जो लॉस है डेटर बैड होना, तो यहाँ से इस प्रोविजन से कवर होगा पहले वो, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है। ये प्रोविजन बनता ही इसलिए है कि अगर कभी भी बैड हुए तो यहाँ से कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इस लॉस को रिवैल्यूएशन में नहीं डाला जाएगा अगर मेरे पास प्रोविजन ओल्ड बैलेंस शीट में पहले से है, ठीक है। तो प्रोविजन एक तरह से लॉस को कवर करने की एक अरेंजमेंट है, तो अगर इस टाइम कोई लॉस हो रहा है तो वो इस प्रोविजन से कवर होगा, ठीक है। देखना आप ध्यान से, रिवैल्यूएशन कर रही हूँ, अगर मेरी कोई एंट्री बुक से थोड़ी अलग जाती है तो समझने की कोशिश करना वो क्यों जा रही है, मैंने उसको कंबाइन करके कुछ ना कुछ अलग किया होगा। तो हम रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं बच्चा, ठीक है। फर्स्ट लाइन, अभी सी कितनी कैपिटल आ रहा है कितनी गुडविल वो अभी बात की बात है, हम पहले सबसे पहले रिवैल्यूएशन करते हैं। फर्स्ट, अभी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व वाला भी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड चेक करेंगे तब करेंगे। सेकंड लाइन से हमारा स्टार्ट है, सेकंड पॉइंट से रिवैल्यूएशन। टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹6। टू राइट ऑफ बैड डेट्स दैट मीन्स 6000 के बैड डेट्स हो गए हैं बच्चे। बैड डेट्स मतलब इतने डेटर बैड हो गए हैं, ठीक है। तो बताओ डेटर बैड हो गया मतलब ये पैसा डूब गया है, तो ये मेरे लिए क्या है, लॉस, ठीक है। और लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं। मेरे कितने से डेटर डिक्रीज हो गए हैं, 6। बैड डेट्स हुए हैं मतलब डेटर डिक्रीज हुए हैं, मतलब मेरी बैड डेट से मेरे असेट ही तो डिक्रीज होगी, क्योंकि बैड डेट्स मतलब ऐसे डूबना मतलब मेरे डेटर डिक्रीज होना, तो ये मेरे लिए क्या है, लॉस। लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाता है। अगर मेरे पास ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन नहीं होता
आप देखो अपनी बुक आगे खोल के बैठो, आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन कितना है 4। अगर वो बाई चांस ना होता तो मैं ये पूरा का पूरा लॉस रिवैल्यूएशन में डाल देती, पूरा का पूरा। लेकिन इस टाइम मेरे पास इस लॉस को कवर करने के लिए पहले से ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसलिए ही बनता है कि अगर कभी भी बैड हुए उस लॉस को कवर करने के लिए, तो मैं इस लॉस को रिवैल्यूएशन में क्यों डालूं जिसके लिए मेरे पास पहले से ही प्रोविजन बना हुआ है। अगर मैं कह रही हूँ प्रोविजन ना होता ओल्ड बैलेंस शीट में, हम ये पूरा लॉस रिवैल्यूएशन में डाल देते जैसे अभी तक डाल रहे थे। लेकिन चेक करो आपने ऑलरेडी कितने से, जिन डेटर के बैड होने के क्या थे चांसेस, उनके लिए अरेंजमेंट कितने से की हुई है, कितने से प्रोविजन बनाया हुआ है 4 से। ठीक है, तो आपका वो पहले प्रोविजन यूज होगा। ठीक है, तो प्रोविजन क्रेडिट है, लॉस के लिए यूज करोगे वो कम हो जाएगा प्रोविजन। ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट है, आपने उसका यूज कर लिया पूरे का। बताओ कितने का प्रोविजन बनाया हुआ था आपने, जिन डेटर के बैड होने के चांसेस थे उनके लिए पहले से प्रोविजन बनाया हुआ था आपने 4, तो वो यूज किया आपने। तो बताओ आपको एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ 2000 का। डेटर बैड हुआ है 6 इस टाइम, लेकिन 4000 आपने पहले से प्रोविजन बनाया हुआ था ओल्ड बैलेंस शीट में, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है 2000। एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है 2। ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालोगे। ठीक है, तो आपकी पूरी एंट्री ये बनेगी। बच्चे ध्यान से देखना, बिल्कुल बुक से एक सिंपल तरीके से समझाई गई है ये चीज। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन ना होता तो ये पूरा लॉस मैं रिवैल्यूएशन में डालती, लेकिन इस टाइम 4000 हमारा पहले से ही अरेंजमेंट हुई पड़ी थी लॉस को कवर करने के लिए। तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हो रहा है 2, तो जितना एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, क्योंकि 4000 तो हमने पहले से ही प्रोविजन बनाया हुआ था कि इतने डेटर बैड होने के चांसेस हैं। तो ये फर्स्ट एंट्री रिवैल्यूएशन की होगी। ठीक है, वैसे हम एक बार ही रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं, लेकिन अब वो जो लॉस वाली एंट्री मुझे अलग और करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखना 2 का लॉस यहाँ पे भी है। ठीक है, नरेशन लिख लेना इसकी। नेक्स्ट मेन इस एक एंट्री में ही समझा दिया, बुक में उसकी शायद 2 हुई पड़ी हैं, आप इसकी 3rd और 4th एंट्री देखोगे, मैंने एक एंट्री में ही आपको कवर अप करा दिया इस चीज़ को। ठीक है, देखना आप ध्यान से। आगे 3rd पॉइंट, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2000 मोर। क्रेडिटर की 2000 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है आपने। तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी की 2000 एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है, तो ये हमारे लिए लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2000। ठीक है, एक लॉस की एंट्री, एक प्रॉफिट की, ये ध्यान रखना। यहाँ भी एक लॉस को डाला है मैंने, इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते थे और एंट्री के साथ, इसीलिए। देखना बच्चे नेक्स्ट आगे कह रहा है 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। 2000 आपको देने हैं फॉर अनफोर्सीन। अनफोर्सीन मतलब जिस लायबिलिटी के बारे में अभी तक आपको पता नहीं था, जो ओल्ड बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थी, अब आपको देने पड़ रहे हैं। तो आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होना लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन अगर लॉस हो रहा है तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखोगे। दूसरी तरफ लायबिलिटी का नाम, दैट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सीन, ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में अभी तक आपको कुछ पता नहीं था, अनफोर्सीन लायबिलिटी ही नाम लिख दिया 2000। नेक्स्ट 5th पॉइंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन दैट मींस डिक्रीज बाय, अगर यहाँ होता बाय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होती है मेरी लायबिलिटी, तो डिक्रीज बाय 1200 मतलब इतने से डिक्रीज हो गई है, लेकिन बाय नहीं लिखा हुआ, टू लिखा हुआ है। तो टू मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होकर 1200 रह गई है। अगर बाय होता 12 तो इतने से ही डिक्रीज हुई है, तो इतना ही लॉस होता, लेकिन क्या लिखा हुआ है, ब्रॉट डाउन टू, कम होकर इतनी रह गई है। तो अंदर चेक करो ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी ओल्ड बैलेंस शीट में 3 है और अब कम होकर 12 रह गई है। तो बताओ कितने से कम हुई है, 1800 से। ठीक है, तो लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से समझना है।
तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होकर 12 रह गई है। तो कितने से डिक्रीज हुई है? 1800। तो लायबिलिटी डिक्रीज होना आपकी इनकम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। तो आपकी लायबिलिटी का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से डिक्रीज हुई है? 18। मेरे ख्याल से रिवैल्यूएशन वाली सारी लाइनें हो चुकी हैं। यस, हो चुकी हैं। ठीक है, डिक्रीज होकर 12 रह गई है। तो पहले 3 थी और अब डिक्रीज होकर 12 रह गई है। तो कितने से डिक्रीज हुई? 1800 से। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, लायबिलिटी डिक्रीज होना। ठीक है, तो हमारा पूरा रिवैल्यूएशन हो चुका है। तो टोटल देखना लॉस कितना है। रिवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट हो रहा है देखना, ये और ये। तो टोटल 4 और 2 6 का तो टोटल लॉस हो रहा है, 18 का प्रॉफिट हो रहा है। 6 लॉस, 18 का प्रॉफिट। तो 42। क्या चीज ज्यादा थी? लॉस ज्यादा था। तो ये लॉस ही बटे लॉस ही होगा। तो रिवैल्यूएशन पे लॉस निकल के आ रहा है 4200 का। तो इसे कौन बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो आपके पास क्वेश्चन में बच्चे ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो ओल्ड रेशियो 1:1 होगी। ठीक है, तो 4th एंट्री लॉस हो रहा है। तो लॉस बांटेंगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज पे डेबिट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट का लॉस है? रिवैल्यूएशन। 42 21 नरेशन लिख लेना, लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो ये रिवैल्यूएशन की हमारी इस बार ये एक्स्ट्रा एंट्री हुई है, इसलिए 4 हुई है। ठीक है, तो बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी हम कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मुझे ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री चाहिए होती है। अगर एंट्री ना पूछता तो मेरे को कैपिटल अकाउंट से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता इस प्रॉफिट को कैलकुलेट, इस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। आपको पता है रिवैल्यूएशन की एंट्री करने के बाद हमारी स्टार्ट होती है कैपिटल अकाउंट की एंट्री। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले कैपिटल के क्या लिखते हैं? बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखो 50 and 60, 50 and 60। सेकेंड नंबर पे रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ए और बी के डेबिट में टू रिवैल्यूएशन 21। ठीक है, उसके बाद अब लाइन से जैसे जैसे मैंने चीजें आपको बताई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चलना। देखना बच्चे ध्यान से। उसके बाद आपने बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखना है। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में चेक करो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। यस, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से है। ठीक है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। ठीक है, ये 4 एंट्री करने के बाद नेक्स्ट एंट्री शुरू कर रहे हैं हम कैपिटल अकाउंट में जो लाइन से चीजें डालनी है। ठीक है, 5th एंट्री वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। बताओ आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट में कितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है? 5600। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले चेक करो नीचे क्लेम तो नहीं है। यस, क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 3। क्लेम मतलब आज की डेट पर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है और उन्होंने इतना क्लेम किया है, इसका मतलब इतने पैसे आपको वर्कर को देने हैं। ठीक है, तो ये आज की डेट में बिजनेस की लायबिलिटी है। क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 3। तो 56 में 3 तो आपने वर्कर को देने हैं, बाकी कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 26। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। आपको पता है मैंने ये टॉपिक कराया हुआ है। 56 में से 33 तो वर्कर को देने हैं, तो बाकी बचे 26 को ओल्ड पार्टनर बांटेंगे ओल्ड रेशियो में 13 and 13। ठीक है, नरेशन लिख लेना, क्लेम और फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन एंड बैलेंस ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अगर क्लेम ना होता तो पूरा ओल्ड पार्टनर बांट लेते,
ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, ए और बी बताओ कितने से क्रेडिट हो रहे हैं, 13 से, तो ए के क्रेडिट में और बी के क्रेडिट में। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन ये जो 3000 वर्कर को देने हैं, आज की डेट में ये बिजनेस की लायबिलिटी है, इतने पैसे आपको न्यू बैलेंस शीट में लिखने पड़ेंगे। अगर आप ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो नहीं आता ये न्यू बैलेंस शीट में, लेकिन इस टाइम 3000 आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, इतने पैसे आज की डेट में वर्कर का क्लेम है, आपको इतने पैसे वर्कर को देने हैं, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी है। न्यू बैलेंस शीट में 3000 आएंगे क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन के नाम से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो, बैलेंस शीट के बच्चे डेबिट साइड में चेक करते हैं कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस तो नहीं है, चेक करो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और लॉस भी, तो ये लॉस पड़ा हुआ है, तो इसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, तो एस कैपिटल बीस कैपिटल। लॉस का डेबिट बैलेंस है, डिक्रीज पे क्रेडिट, खत्म हो गया, ये लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना लॉस पड़ा हुआ है, 4, ओल्ड रेशियो में बटेगा। आपको ध्यान है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पूरा टॉपिक का है, नरेशन लिख लेना। बैलेंस ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए और बी के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये तो एंट्री पूछ रहा है, एंट्री ना पूछे तो आपको खुद पता होना चाहिए लाइन से मैंने कैसे बताया। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में बच्चे पड़ी होती है ओल्ड गुडविल। चेक करो ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है डेबिट साइड में, नहीं पड़ी होगी, जो न्यू पार्टनर के आने से पहले राइट ऑफ करनी होती है ओल्ड रेशियो में, नहीं है तो नहीं करेंगे। मैंने आपको मैक्सिमम स्टेप बता दिए देखने को। उसके बाद न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। न्यू पार्टनर को एडमिशन देने से पहले आपको देखना है किसी पार्टनर ने कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं ली, मैंने पूरा सम पढ़ा है, किसी ने कोई असेट लायबिलिटी नहीं ली। उसके बाद न्यू पार्टनर के एडमिशन की एंट्री करते हैं। बिजनेस में आता है बच्चे न्यू पार्टनर, बताओ न्यू पार्टनर सी है, सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 40, गुडविल लेकर नहीं आ रहा, तो कैपिटल लाने की एंट्री करो। बैलेंस शीट में कैश है, तो बताओ कैपिटल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 40,000 कैपिटल आई है। इस बार नरेशन लिखना, कैपिटल ब्रॉट इन कैश, गुडविल तो आई नहीं है, तो सीज कैपिटल के क्रेडिट में 40, एंट्री का अपोजिट बाय कैश। लेकिन आपको पता है गुडविल कैश नहीं आई। ठीक है, गुडविल कैश नहीं आई, लेकिन गुडविल की एंट्री होती है। ठीक है, तो 8 नंबर पे हम गुडविल की एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अगर न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट से काटते हैं, लेकिन वो पूरे फर्म की गुडविल नहीं देगा, अपने शेयर की। उसके शेयर की निकालने के लिए मेरे पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। तो लास्ट 6 पॉइंट में फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए मेथड दिया हुआ है, तो आपको पहले फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। ठीक है, बस एक एंट्री और रह रही है, पहले आप वर्किंग नोट में फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करोगे। गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ना लैंग्वेज, गुडविल इज वैल्यूड 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स के प्रॉफिट का करना है, 3, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, 3 ईयर्स के प्रॉफिट, तो 8, 10, 18 टोटल प्रॉफिट 8, 10 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आया 12। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए उसने बोला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 1.5, 1.5 मतलब 3/2, 1.5 दैट मीन्स 3/2। तो मुझे बताओ गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ, 18। वैल्यूएशन होता है हमेशा फर्म की गुडविल का, और कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, ये वर्किंग नोट में लिखना है आपने। 18, सी का शेयर बताओ कितना है,
आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है बच्चे 3:2:1 न्यू रेशो ये, तो सी का शेयर यहाँ से ले सकते हो 1/6, ठीक है, तो 1/6, तो सी के शेयर की गुडविल आ रही है बच्चे 3000, ठीक है, लेकिन सी इस टाइम गुडविल कैश नहीं लाया, इसके अकाउंट से काटोगे, इसके कहाँ से काटोगे, अकाउंट से काटोगे, कौन से अकाउंट से काटोगे, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैपिटल अकाउंट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, ठीक है, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 3000 उसके अकाउंट से काटा, लेकिन मुझे बताओ ये गुडविल मिलेगी किसको, ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है, उन्हें हर हालत में गुडविल की अमाउंट चाहिए होती है, तो टू एस कैपिटल टू बीज, आपको पता है अगर वो गुडविल कैश लाता था हम एंट्री क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, अगर वो कैश नहीं लाता तो उसके करंट अकाउंट से काटते हैं, तो टू एस कैपिटल टू बीज, लेकिन इसको बांटने के लिए मुझे कौन सी रेशियो चाहिए होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो अब मुझे चाहिए बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ए और बी की 1:1 है, न्यू रेशियो ए बी सी की 3:2:1 है, तो निकालो ए 1/2 3/6, नो सेक्रीफाइस नो गेन, तो ए ने कुछ भी सेक्रीफाइस नो नहीं किया, बी का देखो 1/2 2/6, तो इस टाइम सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया है, बी को, तो बी ने, ए ने कुछ भी नहीं किया, तो ए का नो सेक्रीफाइस नो गेन, ठीक है, तो गुडविल की अमाउंट सिर्फ किसको मिलेगी, बी को मिलेगी, ठीक है, तो सी के अकाउंट से जो करंट अकाउंट से गुडविल की अमाउंट कटी है वो बी को मिलेगी, तो बताओ क्या एंट्री होगी, बी के क्रेडिट में 3000, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या लिखोगे, बाय सीज करंट, अभी तक आप लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि आपकी एंट्री होती थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इस बार आपने करंट अकाउंट से काटा है, तो एंट्री का 20, ये कैपिटल अकाउंट है, तो 20 कैपिटल के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट बाय सीज करंट, ठीक है, क्योंकि आपने एंट्री में करंट यूज किया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं किया, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस एंट्री का आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ये देखो, आपने कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल की पोस्टिंग कर दी, कैपिटल का बैलेंस बैलेंस शीट में आ जाएगा, लेकिन आप करंट अकाउंट तो नहीं बनाते ना, ये क्योंकि कैपिटल थोड़ी फिक्स है, कैपिटल फिक्स थोड़ी है जो हमें करंट अकाउंट बनाना है, ये तो न्यू पार्टनर के आते ही हम उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे नहीं काट सकते, इसलिए करंट यूज हुआ, लेकिन बाई चांस आपको करंट अकाउंट बनाने को कहे तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं ये करंट अकाउंट बनाऊं, ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट नहीं है, आप बताओ सीज करंट एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, तो मैं सी के डेबिट में 3 लिखूंगी, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, टू बीज कैपिटल, तो ये लिखूंगी, ठीक है, इससे क्या होगा, जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगी तो क्या होगा, आपको पता है ये 3 बाय बैलेंस कैरी डाउन 3, और ये यहाँ निकल के आएगा डेबिट साइड में, तो आपको पता है करंट का क्या बचेगा, बैलेंस, और बैलेंस कहाँ नजर आते हैं, बैलेंस शीट में, लेकिन मुझे करंट अकाउंट बनाने को नहीं कहा, तो मैं इसकी पोस्टिंग की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि अकाउंट बनाने को नहीं कहा, लेकिन अगर अकाउंट बनता तो ये करंट अकाउंट पोस्ट होता तो इसका बैलेंस बचता, डेबिट बैलेंस, बचे हुए बैलेंस कैपिटल की तरह बैलेंस शीट में आते हैं, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपने कैपिटल की तो पोस्टिंग कर दी, कैपिटल का बैलेंस तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, लेकिन आपने करंट को तो कहीं भी पोस्ट नहीं किया ना, तो ध्यान से सुनना, आप करंट एंट्री में डेबिट हो रहा है तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा, अगर इसकी पोस्टिंग होती तो इसका पोस्टिंग जाती तो इसका डेबिट बैलेंस बचता,
और बैलेंस बैलेंस शीट में आता, तो आप ऐसे ही करंट यूज कर रहे हो तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा, तो ये बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट क्या नहीं करेगी, मैच। जैसे उस दिन क्वेश्चन में आपने ऐसे ही लोन यूज किया, तो लोन क्रेडिट हो रहा था तो मैंने इसको बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में दिखाया था। तो करंट यूज कर रहे हो तो करंट अकाउंट भी तो कैपिटल अकाउंट की तरह है, तो इसका बैलेंस भी तो आना चाहिए। ये तो इसका अकाउंट नहीं बन रहा, जिसकी वजह से मैं इसकी पोस्टिंग नहीं दिखा रही, जिसकी वजह से आपको पता नहीं लग रहा। लेकिन करंट अकाउंट यूज कर रहे हो, करंट एंट्री में डेबिट यूज कर रहे हो, तो इसका डेबिट बैलेंस बचेगा। तो ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड में 3000 से दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखना, जब गुडविल कैश नहीं लाता तो आप करंट यूज करते हो तो उतना बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्यों दिखाना पड़ेगा? क्योंकि अगर करंट अकाउंट बनता तो इसकी पोस्टिंग होती तो इसका बैलेंस बचता, बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आता। लेकिन हम अकाउंट बना नहीं रहे, लेकिन ओवरऑल सोच के दिखा तो सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट एंट्री हो गई। उसके बाद आप इस कैपिटल अकाउंट को बच्चा क्लोज करोगे। ठीक है, इसके बाद आप इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे। ठीक है, देखना 51,300, 64,300, 40,000, 51,300, 64,300, 40,000, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें से इतना पोर्शन 4100 लेस कर देना, 47,200, 60,200 एंड 40, ये कैपिटल के बैलेंस आ गए। अब आपको ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए देखो, आपको एंट्री की सीक्वेंस तो पता लग गई होंगी। पहले रिवेलेशन की एंट्री कर लो, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम जो जो चीज़ें मैंने सीक्वेंस से लाइन में डालने में को कही है वो लाइन एंट्री करते रहो और साथ में कैपिटल अकाउंट में डालते रहो। अगर एंट्री नहीं करनी होगा तो डायरेक्ट एंट्री आती है, आप इसमें डालते रहो। सबसे लास्ट में बनानी होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की कोई एंट्री वो नहीं होती, मतलब इसको सोच के यहाँ तक की एंट्री होती है, इसमें तो बचे हुए बैलेंस आते हैं। ठीक है, जो बचे हुए बैलेंस हैं ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बनाना है। तो सबसे पहले है बच्चे कैश। कैश के लिए न्यू पार्टनर पे पहुंचना है, और न्यू पार्टनर इस टाइम सिर्फ कैपिटल लेकर आया है, गुडविल लेकर आया ही नहीं है, तो बिजनेस में कैश नहीं आया। ठीक है, तो कैश सिर्फ कैपिटल से आया है, तो 10 में 40 प्लस करोगे कैपिटल के। अभी तक गुडविल कैश आती थी तो हम ये लाते थे। ठीक है, तो कैश आपके पास हो चुका है 50। उसके बाद बचे डेटर्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। डेटर्स 80,000। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमने आज से इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, नहीं 64, उसके अंदर प्रोविजन क्रेडिट में था और प्रोविजन को कम किया गया था, 4 था तो 3 हो गया था, तो मैंने 3 दिखा दिया था। लेकिन इस टाइम जो आपका ओल्ड बैलेंस शीट में प्रोविजन था वो बैड डेट्स हो चुके हैं हमारे, वो यूज हो चुका है बैड डेट्स के लिए। ठीक है, आपकी ओल्ड बैलेंस शीट में यह जो प्रोविजन था 4000, वो अब अरेंजमेंट नहीं पड़ी हुई, वो लॉस के लिए यूज हो चुका है, मतलब बैड डेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो सीधा यहाँ पे आएगा। बैड डेट्स यहाँ नहीं दिखाए, बैड डेट्स हमेशा इसी में से लेस होते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कैसे जो 4 प्रोविजन था वो भी यूज हो चुका है बैड डेट्स के लिए, 2 एक्स्ट्रा हुआ था जो मैंने रिवेलेशन में डाला था, तो टोटल बैड कितना हुआ था 6। ठीक है, 4 तो प्रोविजन वाला, 2 एक्स्ट्रा लॉस हुआ था, तो टोटल बैड डेट्स कितने हुए थे 6। तो डेटर मेरे पास बचे हुए हैं 74। ठीक है, स्टॉक स्टॉक में कोई चेंज हुआ है? नो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो। फिक्स असेट्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो, 38,600। उसके बाद ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, और ये पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट, बैलेंस खत्म, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। नेक्स्ट, एक साइड खत्म हो गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड बैलेंस शीट में 4, वो नहीं दिखाना क्योंकि वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो चुका है, वो पैसा यूज हो चुका है लॉस को कवर करने के लिए, खत्म।
वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बताओ कितना है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 56 था, लेकिन 3 मैंने डाले थे क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन, मतलब इतने पैसे आपको वर्कर को देने हैं। तो ये आज की डेट में 3000 आपकी लायबिलिटी है, और किस नाम से है, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन के नाम से। 3 आपको ध्यान होगा कि मैंने एंट्री की थी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, रिजर्व खत्म, और वो मैंने ट्रांसफर किया किस नाम से, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन। क्लेम मेरी लायबिलिटी है, तो ये 3000 जो वर्कर को देने हैं आज की डेट में वो लायबिलिटी, बाकी 26 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हुए थे, 18। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चे कितने से डिक्रीज हुए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए थे 18 से, 3 थे 18 से डिक्रीज हुए थे, तो कम होके कितने रह गए, 12। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऑलरेडी हैं 32 से इंक्रीज हुए थे 32। उसके बाद सबसे लास्ट में लिखते हैं कैपिटल के बैलेंस। कैपिटल के बैलेंस लिखने से पहले बाहर का रिवैल्यूएशन, जहाँ पे सारी एसेट इंक्रीज हुई थी डिक्रीज हुई थी, उन सबको चेक करो एक बार। सबसे पहले बैड डेट्स का कर चुके हैं, 3rd पॉइंट में क्रेडिटर का है कर चुके हैं, 4th पॉइंट में अनफोर्सीन लायबिलिटी है जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं थी और लायबिलिटी बड़ी थी, मतलब ये लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, तो ये आपको दिखानी पड़ेगी। अनफोर्सीन लायबिलिटी 2000 से इंक्रीज हुई थी। ऐसे ही कोई असेट भी हो सकती है। आउटस्टैंडिंग कर चुके हैं, यस, बाकी कर चुके हैं, ठीक है। लास्ट में कैपिटल के बैलेंस, ये न्यू वाले ए बी सी, ए का, बी का, सी न्यू वाले बैलेंस। एक चीज़ रह गई, गुडविल कैश नहीं आई थी, आपने सीज करंट को डेबिट किया है, जितने से डेबिट किया है, तो करंट डेबिट हुआ है तो उसका डेबिट बैलेंस बचेगा, और वो बैलेंस शीट की डेबिट किया तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आएगा। बच्चे अगर आपने गलती से जो गुडविल वो कैश लेकर आया था, अगर इसमें प्लस कर दी, जैसे यहाँ में था गुडविल कैश नहीं आई, करंट से काटिए, तो मैंने करंट वर्ड यूज़ किया क्योंकि हमने कैश की जगह करंट से काटे हैं उसके, तो करंट वर्ड यूज़ हुआ है। अगर गलती से किसी बच्चे ने इस कैश में भी ऐड कर दिया ना, तो उसकी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच, क्योंकि आधो दोनों इसी साइड पे रहे, ठीक है। तो ध्यान रखना, गुडविल जब कैश नहीं आती तो करंट वर्ड यूज़ होता है, करंट डेबिट हो रहा है तो उसका डेबिट बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट की डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो अब आपकी ये बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच। लेकिन बैलेंस शीट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं आपको ये सारा बता देती हूँ कि आपके नॉलेज पे फ़र्क ना पड़े, दैट्स वाई। देखो करंट अकाउंट 3000 नज़र आ रहा है, इस तरह से दिखाना है, ठीक है बच्चा।